दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और यह भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। सर जय हिंद। कर्नल जेठ सोडी सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। थैंक यू सर इसके लिए, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर। सर एक बड़े अहम मुद्दे पर बात करनी थी मुझे। दरअसल सोनम वांगचुक जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एक्टिविस्ट हैं, काफी अवार्ड से उनको नवाजा भी गया है। लद्दाख की आवाज को वो पिछले कुछ दिनों से उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली बेशक आंखें बंद कर ले, लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता कि लद्दाख में चीन लगातार अंदर घुस रहा है। इससे पहले भी कुछ आईपीएस ने ऐसी ही जानकारी गृह मंत्री को भी दी थी। मुझे लगा कि इस पे बात होनी चाहिए सच के साथ कि वाकई में चीन धीरे धीरे भारत की जमीन पर आगे बढ़ रहा है, और हम कह रहे हैं कि ना हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है, ना हमारी जमीन पर कोई है। सर राजेश जी, हालांकि हमारा ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हमारी 1 इंच जमीन चीनी कब्जे में नहीं आई है 2014 के बाद, लेकिन मैं 2 तर्क आपके दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा, और वो खुद समझदार हैं और वो खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला तर्क ये है कि पिछले साल 20 से 22 जनवरी यानी 2023 में एक ऑल इंडिया एनुअल डायरेक्टर जनरल पुलिस की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ले थे मिस्टर पीडी नित्या, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने एक पेपर प्रस्तुत किया जिसमें लिखा था कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे अभी भारतीय सेना का एक्सेस नहीं है। इस पेपर को वेबसाइट से कुछ दिनों बाद उतार दिया गया, लेकिन आप थोड़ा गूगल सर्च करेंगे, पूरे मीडिया में है, सारे मीडिया हाउसेस ने ये आर्टिकल कवर किया हुआ है। दूसरा तर्क मैं ये रखना चाहूंगा कि अगर भारत और चीन के बीच वाकई सब ठीक था, तो हमारी 21 लेवल कोर कमांडर टॉक्स क्यों हुई हैं? अगर मेरी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है जी, तो हम बार बार क्यों हम मिल रहे हैं? अगर आपके मेरे बीच में कोई ऐसा चीज नहीं है जो कंटेंशियल इशू है जिसको हमने रिजॉल्व करना है, तो हम बार बार क्यों मिल रहे हैं? तो ये 2 तर्क से आपके दर्शक खुद समझ जाएंगे कि सिचुएशन क्या है असली। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए राजेश जी, जब आदमी को कोई बीमारी होती है तो उसका आधा इलाज होता है जब वो आदमी रियलाइज करता है कि हाँ, मेरे को ऐसी कोई पीड़ा हो रही है, और उसी के बाद समाधान निकाला जाता है। लेकिन अगर आदमी दूर भागता रहे कि ऐसी कोई मेरे को पीड़ा हो ही नहीं रही है, तो वो कुछ समय तक तो वो छुप सकती है, लेकिन जब वो बहुत बड़े पैमाने पे होती है तो उस आदमी को बहुत दर्द होता है। मेरे कहने का मतलब है, चीन आज भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी ताकत बन चुका है जो कि आने वाले समय में बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा, और इसका मुख्य कारण यह है कि आज चीन के पास बेशुमार पैसा है। मैं बस 1 सेकंड और लेना चाहूंगा। कुछ लोग मीडिया चैनल पे कहते हैं कि चीन आर्थिक तरीके से बर्बाद हो चुका है, चीन का कुछ नहीं होगा। मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि चीन ने 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अपने बही खातों में नहीं दिखाया है। तो ये जो हम सुन रहे हैं कि चीन का आर्थिक स्लो डाउन है, स्लो डाउन तो पूरी दुनिया में है,
लेकिन चीन इतनी बुरी तरह से आर्थिक कंगाल नहीं है जैसे कि कुछ मीडिया हाउसेस प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। दरअसल सर मैं एक चीज आपसे कह दूं कि देश का मीडिया आज वास्तविक जो तस्वीर है, जो रियलिटी है, वो नहीं दिखाता है। वो दुनिया को वही दिखाता है जो आज की पब्लिक देखना चाहती है। चलिए उसकी बात नहीं करेंगे हम। मैं क्योंकि जब ये खबर आई मैं उसके बाद पढ़ने बैठा तमाम चीजों को, तो मुझे कहीं कई जगह पे ऐसे इनपुट भी मिले कि जो बफर जोन है वो भारत की ही हिस्से पर बने हुए हैं। यानी कि इस्लामी स्लाइसिंग का हम शिकार हो चुके हैं। चीन 8 किलोमीटर आया था, 4 किलोमीटर वापस जा चुका है। साउथ नॉर्थ पैंगोंग त्सो हो, हॉट स्प्रिंग हो, गोगरा पोस्ट हो, तमाम जगह से ऐसी चीजें सामने मिली, जानकारी मुझे मिली। और एक इसका एग्जाम्पल उस वक्त देखने को मिला जब हाल ही में हमारे चरवाहे चीन की पीएलए से भिड़ गए थे वहां पर कि ये हमारी जमीन है, आप यहां से वापस जाओ। सर राजेश जी, जो चरवाहे हैं उनकी जो रोजी रोटी है वो उसी पे निर्भर है कि वो अपने जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स पे अपने लाइफ स्टॉक को लेके जाएं। और जैसे जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड कम होंगे उनके पेट पे लात पड़ेगी। तो जो सोनम वांगचुक ने एक वीडियो पे बोला जो कि काफी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, उनकी बात कई हद तक सच है कि देखिए जो गरीब चौराहे हैं उनके पेट पे लात पड़ रही है क्योंकि हमारे ग्रेजिंग ग्राउंड कम हो रहे हैं क्योंकि चीन आस्ता आस्ता सलामी स्लाइसिंग कर रहा है। दूसरी बात, ये चीन की आज की ये पॉलिसी नहीं रही है। ये जी जब से ये 1949 में चीन का गृह युद्ध खत्म हुआ और कम्युनिस्ट ने चीन में सत्ता हासिल की, तब से इन्होंने हर देश के साथ, इनके 14 देश के साथ लैंड बॉर्डर हैं, इन्होंने हर 14 देश के साथ आस्ता इस्लामी स्लाइसिंग की। दो इस्लामी स्लाइसिंग जो सबसे बड़ी हैं, जो स्लाइसिंग ही नहीं बल्कि पूरा दो देश निकल गए। एक है ईस्ट तुर्किस्तान जिसे ये जिनजियांग कहते हैं। 1949 में इन्होंने चीन ने ईस्ट तुर्किस्तान पे कब्जा किया। अगले साल 1950 पे तिब्बत पे कब्जा किया। 1949 से पहले चीन एक छोटा देश था, इतना विशाल देश नहीं था जितना अब है, क्योंकि इसने दो स्वतंत्र देश ईस्ट तुर्किस्तान और तिब्बत को उन्होंने निगल लिया और आज इसलिए चीन इतना बड़ा विशाल देश बन गया है। तो ये तो चीन की हरकतें 1949 से रही हैं। दुनिया बहुत लेट जागना शुरू हुई है। जब वो जागना शुरू हुई है तब तक चीन अपने आप को ऐसे स्थापित कर चुका है, चाहे आर्थिक तौर से चाहे सैनिक तौर से, कि अब चीन का को निपटना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं जब चीजें पढ़ रहा था एक और अहम जानकारी मुझे मिली कि कई एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि चीन पूर्वी लद्दाख में इसलिए आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है ताकि आप अक्साई चीन के ऊपर बात ना करें। तो कितना सहमत हैं? देखिए, ये हकीकत है, कोई भी कुछ बोल ले लेकिन अक्साई चीन चीन हमें वापस नहीं देगा और ना ही हमारे पास वो सैनिक ताकत है कि हम लड़ के चीन से अक्साई चीन वापस ले लें। इसका मुख्य कारण ये है कि चीन ने उस एरिया के थ्रू 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है सीपेक प्रोजेक्ट में, और किसी ओके। हालत में वो सीपेक प्रोजेक्ट का एक भी इंच वापस नहीं देगा। हम बयान कर लें, प्रति बयान कर लें, हम बहुत चर्चाएं कर लें अलग अलग फोरम में, लेकिन चीन नहीं देगा। और मैं ये इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं काफी रिसर्च कर रहा हूं इस सब्जेक्ट पे, और आपके दर्शकों को मैं आने वाले समय में और रिसर्च के बारे में बताऊंगा। तो ये संभव नहीं है कि चीन, पहली बात अक्साई चीन हमें वापस देगा, दूसरा जो जो उसने टेरिटरीज पे कब्जा किया वो भी वापस देगा, क्योंकि ये जो इलाके हैं जो एलएसी के उस पार हैं, ये चीन के लिए सामरिक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अगर आशा भी लगा रहे हैं, हम आशा लगा सकते हैं, लेकिन हकीकत ये कड़वी हकीकत है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, अक्साई चीन वापस नहीं आएगा। मैं एक चीज और समझना चाहता था आपसे कि आखिर चीन की इतना इंटरेस्ट तिब्बत में या कहें अरुणाचल प्रदेश में या फिर लद्दाख में क्यों है? क्या कुछ यहां से मिल रहा है? चीन क्या लेकर जाना चाहता है सर यहां से? राजीव जी, चीन के मंसूबे हैं दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर बनने के, ओके। और वो सुपर पावर तभी बन सकता है जब वो
अपने आप को सैनिक तौर पे असर्ट करे। चीन के लिए दो सबसे बड़े टारगेट हैं। पहला है, नंबर 1 टारगेट है ताइवान, नंबर 2 टारगेट है अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख का उसने अक्साई चेन और जो कई हिस्से उसने ले लिए हैं वो तो उसने ऑलरेडी ले लिए हैं। उस पे उसके सीपैक के प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं, कई कंप्लीशन पे के कागार पे भी हैं। तो अब उसका जो इंटरेस्ट है वो लद्दाख पे ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो उसने वहां हासिल करना था उसने कर लिया है। लेकिन उसको कोई इंच एक्स्ट्रा बुरी नहीं लगती, इसलिए इस्लामी स्लाइसिंग की उसकी स्ट्रैटेजी तो चलती रहेगी। लेकिन उसके लिए जो प्रायोरिटी है, दो टारगेट, वो है ताइवान और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। और जितनी सैनिक तैयारी चीन कर रहा है पिछले 15-20 साल से, जो इसने 2015 में अपने रक्षा सुधार भी किए, वो पूरे रक्षा सुधार ताइवान के ऊपर हमला और अरुणाचल प्रदेश पे हमला करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए हैं। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा। ताइवान इसलिए जरूरी है, ऐतिहासिक तौर से तो जरूरी है चीन के लिए, क्योंकि हमेशा मानता है कि ताइवान उसका 23वां स्टेट है, 23वां प्रोविंस है। हालांकि ताइवान जी एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र है। सामरिक तरीके से अगर ताइवान पे चीन कब्जा कर लेता है तो पूरा पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर चीन के लिए खुल जाएगा। और प्रशांत महासागर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर प्रशांत महासागर पे चीन ने कब्जा कर लिया तो अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है वो ओके। चीन के रेंज में आ जाएगा। तो इसलिए पहली बात ताइवान इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले दलाई लामा जी अरुणाचल प्रदेश से होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये स्वाभाविक है कि तिब्बत में रहने वाले बौद्ध लोगों का प्यार और जगेगा। और चीन नहीं चाहता कि तिब्बत में रहने वाले बौद्ध लोग चीन की हुकूमत के खिलाफ कोई प्रदर्शन करें, जो पिछले ये करता है, लेकिन चीन हमेशा दबाता है। दूसरा कारण यह है कि अरुणाचल प्रदेश से जो चीन का पूर्वी हिस्सा है वो हमारे जी इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स के रेंज में आता है। तो ओके चीन का ये डर है कि अगर भारत ने अरुणाचल प्रदेश में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स तैनात कर दी तो उसका जो पूर्वी हिस्सा है, जहां पे उसकी अधिकतर आबादी रहती है, सारे मुख्य शहर उस हिस्से में, वो इंडियन मिसाइल्स की टारगेट रेंज में आ जाएगा। तो इसलिए वो किसी हालत में अरुणाचल प्रदेश को लड़ने के उससे लेना चाहता है, और उसकी तैयारी इन दो टारगेट्स को है, ताइवान और अरुणाचल प्रदेश को लेके। बस आखिरी सवाल, 1 मिनट में उसका जवाब चाहूंगा। चीन की तैयारियों की तो बात आपने कर ली, क्या हम राजनीतिक तौर पर और मिलिट्री तौर पर तैयार हैं सर डिफेंड करने के लिए या उस पार जाने के लिए? राजेश जी, एक भारत के बड़े विख्यात डिफेंस एनालिस्ट हैं मिस्टर प्रवीण साहनी, उन्होंने 2020 में द प्रिंट में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने बड़े अच्छे आंकड़ों के साथ बताया है कि भारत की सैनिक तैयारी चीन की सैनिक तैयारी से 3 दशक पीछे है। तो अगर हम तैयारी और करेंगे, चीन भी तो सोएगा नहीं, वो भी दिन रात तैयारी कर रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, 2014 में चीन की सेना पीएलए ने अपने मिलिट्री डॉक्ट्रिन में ऐलान किया कि वो दुनिया में किसी कोने में किसी देश के साथ सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है, यानी कि जमीन, समुंदर, हवा, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। और ऐसा जी दावा आज तक, 2024 से आज तक दुनिया की किसी दूसरी सेना ने नहीं किया है, अमेरिकी सेना को मिला के। तो आप समझ सकते हैं, आप खुद फौज में रह चुके हैं, मैं फौज में रह चुका हूं, कि जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन में ऐसा कह रहा है उसकी तैयारी कितनी है। कितनी है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जय सोढी सर, थैंक यू, आपने समय दिया और तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया सर। थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू।